इंडिया के सबसे पॉलिश्ड LSE एजुकेटेड पॉलिटिशियन के बारे में कुछ ऐसी शॉकिंग डिटेल्स हैं जो आपको लिटरली सोचने पर मजबूर कर देगी। एक तरफ एक 37 ईयर ओल्ड MP जो पार्लियामेंट में आपके 10 रुपए की चाय और 28 दिन रिचार्ज साइकिल के लिए लड़ रहा है, सोशल मीडिया पर जिसका क्रेज़ देखकर लगता है कि फाइनली कोई है जो आम आदमी को समझता है। और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त जब उनकी पार्टी अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा था और पूरे पार्टी के वर्कर्स सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब ये ब्लू आइड बॉय लंदन में था, एक ऐसी ब्रिटिश MP से मिलते हुए जिन पर खालिस्तानी सेपरेटिज्म को फंड करने के सीरियस आरोप लगे हैं। और बात यहीं नहीं रुकती। जिस नेता ने अपना पूरा पॉलिटिकल ब्रांड BJP और मोदी को एग्रेसिवली रोस्ट करते हुए बनाया, उसने चुपचाप हजारों एंटी मोदी ट्वीट डिलीट कर दिए। इतना नहीं, पार्टी ने अचानक उन्हें राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा दिया, उनका स्पीकिंग टाइम ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट की और उन पर सॉफ्ट PR और समोसा चाय की पॉलिटिक्स का लेबल लगा दिया। ये सिर्फ एक आम पॉलिटिकल रिशफल नहीं है। राघव चड्ढा का ये सडन डाउनफॉल एक ऐसी इंटरनल सिविल वॉर को एक्सपोज करता है जहां एक एम्बिशियस नेता की सोशल मीडिया PR और एक हाईली सेंट्रलाइज्ड हाई कमांड डिक्टेटरशिप के बीच डायरेक्ट क्लैश हो रहा है। एक ऐसा टॉक्सिक सिस्टम जहां किसी को भी अपना मास्टर से ज़्यादा चमकने की इजाज़त नहीं है। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, ऑन द सरफेस ये क्लासिक पॉलिटिकल राइवलरी लगती है, लेकिन अंडरनीथ ये एक मैसिव सिस्टमिक क्लैश की स्टोरी है। एक तरफ है एक टेक सेवी एम्बिशियस पॉलिटिशियन जिसने अर्बन यूथ के वाइब इश्यूज पकड़ ली है, जैसे एयरपोर्ट का खाना और गिग वर्कर्स के राइट्स। दूसरी तरफ है एक ऐसी पॉलिटिकल मशीन जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के स्वराज से शुरू हुई थी, पर आज एक रूथलेस सेंट्रलाइज हाई कमांड बन चुकी है। इस ट्रुथ को अनकवर करने के लिए हमने ऑफिशियल पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स, एविएटर और लेबर मिनिस्ट्री के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और पॉलिटिकल साइंस के एकेडमिक रिसर्च पेपर्स एनालाइज किए हैं। ये कोई हवाई पॉलिटिकल गॉसिप नहीं है, ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर आप एक यंग इंडियन हैं जो गिग इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं या महंगे रिचार्ज से परेशान हैं, तो ये स्टोरी डायरेक्ट आपसे जुड़ी है। इस वीडियो के एंड तक आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाएगा। जो वायरल रील्स और स्पीचेस आपको लगती थी कि सिस्टम बदल रही हैं, आप समझेंगे कि कैसे पॉलिटिशियंस पहले से तय सरकारी पॉलिसीज़ को हाईजैक करके अपना सॉफ्ट PR और पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। और आपको समझ आएगा मॉडर्न इंडियन गवर्नेंस की वो हिडन रियलिटी कि कैसे आम आदमी के नाम पर बनी पार्टी में अब अपने मास्टर से ज़्यादा चमकने की इजाज़त किसी को नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपने एक 37 ईयर ओल्ड LSE एजुकेटेड और शार्प लुकिंग पॉलिटिशियन के वीडियो ज़रूर देखे होंगे। वो है राघव चड्ढा, इंडिया के यंगेस्ट राज्यसभा MP जिसके इंस्टाग्राम पर आज 12.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चड्ढा ने पार्लियामेंट में ऐसी बातें उठाई जो हम और आप नॉर्मली दोस्तों के साथ चाय पर या रेडिट फोरम्स पर डिस्कस करते हैं। उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज के 28 दिन रिचार्ज साइकिल का मुद्दा उठाया, जिसमें आम आदमी साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करवाने पर मजबूर होता है। उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स द्वारा मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर गरीबों से काटे गए 19,000 करोड़ की पेनल्टी को लीगलाइज पिक पॉकेटिंग बताया। इन कंज्यूमर सेंट्रिक मुद्दों में उन्हें अर्बन मिडिल क्लास का नया हीरो बना दिया। एक स्पेसिफिक स्टोरी देखिए। कुछ वक्त पहले IIT बॉम्बे के एल्यूमिनस पीयूष त्रिपाठी का एक इंस्टाग्राम वीडियो वायरल हुआ था। वो एयरपोर्ट पर अपने पार्टनर से पूछते हैं, समोसा खाओगी एयरपोर्ट पर जहां जनरली पानी की बोतल 100 और चाय 250 की मिलती है, वहां वो नए उड़ान यात्री कैफ़े में 20 का समोसा और 10 की चाय पीते हैं। जब पीयूष पूछते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ, तो उनकी पार्टनर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, राघव चड्ढा हैंडसम। इसकी शुरुआत हुई 3 दिसंबर 2024 को, जब चड्ढा ने राज्यसभा में एग्रेसिवली एयरपोर्ट के महंगे खाने का मुद्दा उठाया था। उसके कुछ ही हफ्तों बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर पहला उड़ान यात्री कैफ़े खुल गया और चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा, आई टेक प्राइड इन बीइंग द कैटलिस्ट फॉर दिस चेंज। लेकिन गाइस, सच्चाई कुछ और ही थी। जब हमने ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट्स खंगाले तो रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का एक इंटरनल मेमोरेंडम 27 नवंबर 2024 का है, यानी चड्ढा के वायरल स्पीच से करीब एक हफ्ता पहले का।
सरकार एक्चुअली कोलकाता एयरपोर्ट के 100 साल और यूडीएएन स्कीम के 8 साल पूरे होने के जश्न में ये कैफ़ेज़ प्लान कर रही थी। ऐसे कॉमरेटिव इवेंट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग 6 से 12 महीने पहले से चल रही होती है। बेसिकली चड्ढा ने बड़ी चतुराई से एक प्री प्लान्ड गवर्नमेंट पॉलिसी को अपने पर्सनल पीआर विक्ट्री में बदल दिया था और ये पैटर्न सिर्फ यहाँ नहीं रुकता। जनवरी 2026 में चड्ढा ने ब्लिंकिट के एक डिलीवरी राइडर शिवम के साथ एक दिन गुजारा। उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को टायरेनी बताया और गिग वर्कर की सेफ्टी का मुद्दा उठाया। उसी दौरान जब सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को गिग वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स निकाले, चड्ढा ने इसको अ स्मॉल विन बट एन इम्पॉर्टेंट विन बताते हुए अपना क्रेडिट क्लेम कर लिया। लेकिन लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार फॉर्मल रिकॉग्निशन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में मिली थी, जो सितंबर 2020 में ही पास हो चुका था। चड्ढा की इस सोशल मीडिया कैंपेन से पूरे 4 साल पहले ई शर्म पोर्टल अगस्त 2021 में लॉन्च हो चुका था और गिग वर्कर्स के वेलफेयर फंड्स का आर्किटेक्चर 2020 के लॉ में ही सेट था। जोमैटो इन्वेस्टर और इन्फो एज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने ओपनली चड्ढा को कॉल आउट करते हुए कहा था कि चड्ढा बहुत देर से आए हैं और सिर्फ सोशल मीडिया पर डिसरप्शन और अटेंशन सीख कर रहे थे। बिखचंदानी ने एक्सपोज किया कि कंपनीज और सरकार इस वेलफेयर लॉ पर सालों से काम कर रहे थे और चड्ढा सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग पर एंट्री मार के इस मल्टी ईयर ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट्स को अपने पर्सनल पॉलिटिकल विक्ट्री बना रहे थे। ये ब्यूरोक्रेटिक टाइमिंग आम जनता को शायद ना दिखी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के टॉप ब्रास को ये पीआर गेम समझ आ गया था। जो पॉलिटिक्स चड्ढा कर रहे थे वो पार्टी के हिसाब से एग्जिस्टेंशियल बैटल नहीं थी, बल्कि सॉफ्ट पीआर थी। जब आपके वर्कर्स अरेस्ट हो रहे थे और पार्टी सेंट्रल एजेंसी से लड़ाई लड़ रही थी, तब उनका स्टार एमपी कैंटीन के समोसे और चाय के प्राइजेस डिस्कस कर रहा था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने डायरेक्टली उन्हें कॉम्प्रोमाइज्ड बताया। पार्टी को रियलाइज़ हुआ कि चड्ढा पार्टी की एग्रेसिव आंदोलन आइडियोलॉजी को छोड़कर अपनी एक सेफ, क्लीन और नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। ऐसी इमेज जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम को तो पसंद आती है, पर पार्टी के डीएनए के स्ट्रिक्टली खिलाफ है। चड्ढा की इस सॉफ्ट पीआर पॉलिटिक्स ने उन्हें पार्टी लीडरशिप की नज़रों में सस्पेक्ट तो बना ही दिया था, लेकिन पार्टी और उनके इस ब्लू आइड बॉय के बीच की असली दीवार तब आई जब आप पर उसके इतिहास के सबसे बड़ा संकट आया। क्योंकि जब 21 मार्च 2024 को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट कर रही थी, तब राघव चड्ढा लंदन में आखिर किससे मिलने जा रहे थे। इमेजिन करो, एक डेली वेजर जो रोज़ 500 रुपये कमाता है, वो कई महीनों तक पैसे सेव करके 6000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करता है। कुछ महीनों बाद मेडिकल इमरजेंसी के चलते वो 2000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। बैंक कहता है कि मिनिमम बैलेंस 5000 होना चाहिए। 6 महीने बाद जब वो अपने बचे हुए 4000 निकालने जाता है तो पता चलता है कि बैंक ने 600 पेनल्टी काट ली है। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये शॉकिंग डेटा प्रेजेंट किया कि पिछले 3 साल में पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स ने ऐसे ही गरीबों से 19,000 करोड़ की मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी कलेक्ट की है। उन्होंने इस प्रैक्टिस को लिटरली लीगलाइज पिक पॉकेटिंग का नाम दिया। ये सुनकर कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना कि फाइनली कोई आम आदमी की आवाज़ उठा रहा है जो इन मैसिव फाइनेंशियल सिस्टम्स को उन्हीं की लैंग्वेज में चैलेंज कर रहा है। लेकिन इस हीरो इमेज के पीछे एक बहुत बड़ा और वेल प्लान्ड गेम ऑफ क्रेडिट चल रहा था। चड्ढा ने एक और बड़ा इशू उठाया, टेलीकॉम कंपनीज का 28 डे रिचार्ज प्लान। उन्होंने पार्लियामेंट में पॉइंट आउट किया कि साल में 12 महीने होते हैं, पर इस 28 डे साइकिल की वजह से कंज्यूमर को बेसिकली साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। इन वाइब इश्यूज़ को उठाने के बाद इंटरनेट पर लोग उन्हें मिडिल क्लास क्रूसेडर बुलाने लगे। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब उन्होंने इन स्पीचेस को सीधे अपने पर्सनल पीआर में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। जनवरी 2026 में चड्ढा ने ब्लिंकिट के एक डिलीवरी बॉय शिवम के साथ एक पूरी नाइट शिफ्ट बिताई। उन्होंने गिग वर्कर्स को हॉस्टेज विद हेलमेट्स बोला और 10 मिनट डिलीवरी मॉडल की टायरेनी को रोकने की डिमांड की। और जब एक्चुअली गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स निकाले तो चड्ढा ने तुरंत एक वीडियो बनाकर इसका क्रेडिट ले लिया। लेकिन यहाँ हिडन ट्रूथ ये है, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फॉर्मल लीगल रिकॉग्निशन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में मिल चुकी थी, जो चड्ढा के इस सोशल मीडिया कैंपेन से 4 साल पहले सितंबर 2020 में ही पास हो गया था।
गवर्नमेंट और इंडस्ट्री इस पॉलिसी पर सालों से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, लेकिन चड्ढा ने परफेक्ट टाइमिंग पर एंट्री मारी और एल्गोरिदम को प्ले करके इस मल्टी ईयर ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट को अपने पर्सनल पॉलिटिकल विक्ट्री बना लिया। ये गेम ऑफ क्रेडिट पब्लिक के लिए चाहे जो हो, पर आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से समझ रही थी। चड्ढा कंटिन्यूसली सॉफ्ट पीआर कर रहे थे, ऐसे कंज्यूमर इशू उठा रहे थे जिनसे उनकी क्लीन, अर्बन, कॉरपोरेट फ्रेंडली इमेज बनी, वो भी बिना मोदी गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट हार्ड हिटिंग पॉलिटिकल पंगा लिए। जबकि ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग थी। पंजाब, जहाँ की पब्लिक ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, वहाँ के मेन इश्यूज उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपल सिंह चीमा और कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने पब्लिकली आरोप लगाया कि चड्ढा ने 8,500 करोड़ की पेंडिंग रूरल डेवलपमेंट फंड ड्यूज और करीब 60,000 करोड़ के जीएसटी रिलेटेड लॉसेस जैसे सीरियस मुद्दों पर पार्लियामेंट में आवाज़ ही नहीं उठाई। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किए गए 1,600 करोड़ के फ्लड रिलीफ्स जो पंजाब के किसानों को नहीं मिले थे, उस पर भी चड्ढा टोटली साइलेंट रहे। पंजाब आपकी लीडरशिप ने इस साइलेंस को पंजाब के लोगों के मैंडेट का बिट्रेयल बताया। पार्टी को रियलाइज हो चुका था कि उनका स्टार एमपी पार्टी के कोर आंदोलन आइडियोलॉजी को साइडलाइन करके सिर्फ अपना सेफ पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहा है। पार्टी के अंदर ये डिस्कंटेंट एक टिकटिंग टाइम बॉम्ब की तरह इकट्ठा हो रहा था। हाई कमांड क्लियरली देख रही थी कि कैसे उनका ये ब्लू आइड बॉय इंस्टीट्यूशनल बैटल्स छोड़कर वायरल रील्स के सहारे अपने अलग पॉलिटिकल दुकान चपकाने में लगा है। लेकिन ये सॉफ्ट पीआर और क्रेडिट की चोरी तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली इंटरनल सिविल वॉर का बॉम्ब तो तब फटा जब आम आदमी पार्टी अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। मार्च 2024, जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा था और पूरी पार्टी सड़कों पर लाठी खा रही थी, तब राघव चड्ढा कहाँ थे? 21 मार्च 2024 की रात दिल्ली की सड़कों पर एक पॉलिटिकल भूचाल आया हुआ था। ईडी ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को उनके घर से अरेस्ट कर लिया था। आम आदमी पार्टी के लिए ये उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता और वॉलंटियर सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, लेकिन इस पूरे केओस के बीच एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में गूंज रहा था। अरविंद केजरीवाल का सबसे खास नेता, उनका ब्लू आइड बॉय राघव चड्ढा आखिर कहाँ था? वो देश में नहीं थे। जब उनकी पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी, चड्ढा अपनी वाइफ परिणीति चोपड़ा के साथ लंदन में थे। ऑफिशियली ये बताया गया कि वो वाइक्ट्रोमी नाम की एक आई सर्जरी के लिए गए हैं ताकि उनकी आंखों की रोशनी ना चली जाए। चलो, एक मेडिकल इमरजेंसी को हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने आम जनता और खुद उनकी पार्टी के दिमाग में शव के बीज बो दिए। ठीक उसी दिन 21 मार्च को जब दिल्ली में केजरीवाल अरेस्ट हो रहे थे, लंदन में राघव चड्ढा एक मीटिंग कर रहे थे। वो ब्रिटिश लेबर पार्टी के पीएम प्रीत कौर गिल से मिले, एक ऐसी कंट्रोवर्शियल नेता जिन पर खालिस्तानी सेपरेटिज्म को ओपनली एडवोकेट करने और यूके में इंडिया हाउस के बाहर वायलेंट प्रोटेस्ट के फंड करने के सीरियस आरोप लगे हुए हैं। तुरंत बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालविया ने इस मीटिंग की फ़ोटो एक्स पर डाली और सीधा सवाल पूछा, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और केजरीवाल का सबसे चहीता लड़का एक ऐसे नेता के साथ लंदन में क्या कर रहा है जो ओपनली एंटी इंडिया और एंटी मोदी एजेंडा चलाती है? लेकिन बात सिर्फ बीजेपी के अटैक्स तक रुकती तो शायद आप उन्हें बचा देती। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब आपके टॉप लीडर्स ने नोटिस किया कि चड्ढा सिर्फ फिजिकल रूप से ही दिल्ली से गायब नहीं थे, वो पॉलिटिकल रूप से भी पार्टी से दूर जा रहे थे। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को महीनों बाद एक्साइज केस में कोर्ट ने डिस्चार्ज किया गया तो चड्ढा की तरफ से कोई सेलिब्रेशन या पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया। वो केजरीवाल के अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस और जंतर मंतर की रैली से भी पूरी तरह एब्सेंट रहे। फिर अप्रैल 2026 में आया वो स्मोकिंग गन मूवमेंट जिसने इस ब्लू आइड बॉय को पार्टी का पब्लिक एनिमी बना दिया। 5 अप्रैल 2026 को आपके दिल्ली यूनिट चीफ सौरभ भारद्वाज ने एक एक्सप्लोजिव पब्लिक क्लेम किया। उन्होंने एक्सपोज किया कि राघव चड्ढा ने चुपचाप सिस्टमैटिकली अपने एक्स अकाउंट से पीएम मोदी और बीजेपी की आलोचना करने वाले हज़ारों पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए। जब इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स ने इसकी जांच की तो पता चला कि चड्ढा के अकाउंट पर बीजेपी और मोदी कीवर्ड वाले सारे पुराने क्रिटिकल ट्वीट्स सच में मिटा दिए गए थे। भारद्वाज ने बताया
कि उनकी टाइमलाइन पर मोदी के नाम वाले सिर्फ 2 पोस्ट बचे थे और हैरत की बात ये थी कि दोनों ही पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की गई थी। भरद्वाज ने इस डिजिटल पर्च को एक वॉशिंग मशीन ट्रीटमेंट बुलाया, जहां चड्ढा अपनी पुरानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमेज धोकर एकदम नए पॉलिश्ड वर्जन प्रेजेंट कर रहे थे। इस डिजिटल सफाई ने डिफेक्शन की अफवाहों को आग लगा दी। पंजाब कांग्रेस के चीफ अमरिंदर सिंह राजा ने ओपनली कहा कि पब्लिक परसेप्शन अब यही है कि चड्ढा पार्टी छोड़ेंगे या निकाल दिए जाएंगे। वहीं आप के सीनियर लीडर्स आतिशी ने हिंट दिया कि बीजेपी इंटिमिडेशन और थ्रेट्स का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यूज़ करती है और शायद यही चड्ढा के साथ भी हो रहा था। यहाँ थोड़ा जूम आउट करके इस पैटर्न को समझो। ये सिर्फ एक नेता का अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट करना नहीं था, ये एक हाईली एम्बिशियस LSE एजुकेटेड पॉलिटिशियन की वेल प्लान्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी थी। आम आदमी पार्टी का DNA सड़कों पर उतरना, जेल जाना और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना रहा है, लेकिन राघव चड्ढा समझ गए थे कि अगर उन्हें लंबी पॉलिटिकल लाइफ जीनी है तो उन्हें अपना आंदोलन वाली और एंटी मोदी आइडेंटिटी को मिटाना होगा। वो पार्टी की एग्रेसिव आइडियोलॉजी को छोड़कर खुद को एक सेफ कंज्यूमर फ्रेंडली टेक्नोक्रेट के रूप में रीब्रांड कर रहे थे। पार्टी हाईकमांड को यह साफ दिख गया था कि जब उनका जहाज डूब रहा था तब उनके सबसे वायरल नेता चुपचाप अपनी लाइफ बोट तैयार कर रहे थे। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में और खासकर आम आदमी पार्टी के हाई कमांड कल्चर में ऐसी इंडिविजुअल ब्रांडिंग और डिसलॉयल्टी की कीमत बहुत बड़ी होती है। जब एक मास्टर को ये लगने लगा कि उनका शागिर्द उनसे अलग होकर ज़्यादा चमकने की कोशिश कर रहा है तो अगली चोट कितनी भयानक होती है, आइए देखते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने अचानक राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटाकर अशोक मित्तल को अपॉइंट किया तो पब्लिक को लगा कि शायद ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल रीशफल है। अशोक मित्तल ने भी इस डिसीजन को डिफेंड करते हुए इसे एक रूटीन पार्टी प्रोसेस बताया, ये क्लेम करते हुए कि पार्टी सभी एमपीज को सीखने का मौका देना चाहती है। लेकिन राघव चड्ढा का रिएक्शन बिल्कुल भी रूटीन नहीं था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने नज़र वाला इमोजी लगाया और एक डायरेक्ट मैसेज दिया, खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म धुरंधर का एक एग्रेसिव डायलॉग भी मार दिया, क्योंकि मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। सरफेस लेवल पर ये 2 ईगोज़ का क्लैश लगता है, लेकिन ठीक यहीं पर हमारा अजम्पशन गलत साबित होता है। जब हम इस पार्टी के पिछले 10 साल का इतिहास देखते हैं तो एक बहुत ही टेरिफाइंग पैटर्न निकलकर सामने आता है। राघव चड्ढा का डिमोशन कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक डिकेड लॉन्ग स्टैलिनिस्ट पर्जिंग ट्रेडिशन का सबसे लेटेस्ट चैप्टर है। आइए इस टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। 24 मई 2014 पार्टी की फाउंडिंग मेंबर और प्रोमिनेंट माइनॉरिटी फेस शाजिया इल्मी ने अचानक सभी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। इल्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली आरोप लगाया कि जिस पार्टी ने स्वराज का वादा किया था वहां इनर पार्टी डेमोक्रेसी की भारी कमी है। उन्होंने एक्सपोज किया कि पार्टी में एक क्रोनी क्लिक, खास दोस्तों का ग्रुप है जो इम्पल्सिव डिसीजन देता है और डिसेंटिंग आवाज़ों को सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज कर देता है। लेकिन असली डिक्टेटरशिप का नंगा नाच तो 28 मार्च 2015 को नेशनल काउंसिल की मीटिंग में हुआ। पार्टी के तो सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल पिलर्स प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ का आरोप लगाकर निकाल दिया गया। योगेंद्र यादव ने इस इम्पल्जन को एक सेंट्रलाइज्ड रिजीम की याद दिलाने वाला कंगारू ट्रायल और विच हंट बताया। वहां प्रेजेंट नेशनल काउंसिल मेंबर रमज़ान चौधरी ने क्लेम किया कि स्क्रिप्ट पहले से तय थी। जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी मीटिंग से घसीटकर बाहर निकाला गया और बाउंसर्स ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके पैरों की हड्डी टूटने की खतरा हो गया। फिर 2018 में बारी आई पार्टी के स्टार कैंपेनर और पोएट कुमार विश्वास की। उन्हें राज्यसभा टिकट डिनाई कर दिया गया और उनकी जगह बाहर के बिजनेसमैन को सीट दे दी गई। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने टॉक्सिक हो चुके थे कि विश्वास ने बाद में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे सीधे शब्दों में एक चिलिंग धमकी दी थी, वी विल फिनिश यू बट वी विल नॉट लेट यू बी अ मार्टियर। इन कॉन्क्रीट केसेस को एनालाइज करने के बाद सच्चाई बिल्कुल क्लियर हो जाती है। राघव चड्ढा को सिर्फ इसलिए पनिश नहीं किया जा रहा क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में समोसा और सॉफ्ट पीआर की बात की या क्योंकि वो केजरीवाल के अरेस्ट के वक्त लंदन में थे।
चड्ढा इस पैटर्न का शिकार हुए हैं क्योंकि उन्होंने आपका सबसे बड़ा अनरिटन रूल तोड़ दिया था, अपने मास्टर से ज़्यादा पॉपुलर होने की कोशिश करना। आम आदमी पार्टी, जो कभी स्वराज और ट्रांसपेरेंसी के सपने दिखाकर पावर में आई थी, उसने एक मैसिव इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। वो एक ऐसी सेंट्रलाइज हाई कमांड वाली मशीन बन चुकी है जहां स्वराज की जगह एब्सोल्यूट लॉयल्टी ने ले ली है। चड्ढा ने शायद अपने इंडिपेंडेंट ब्रांड बनाकर अपना बचाव की कोशिश की थी, पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये पार्टी अपने ही हीरोज़ को डेवोर करने में कितनी प्रो है। एक मूवमेंट जो इंडियन पॉलिटिक्स को बदलने आई थी, आज उसने खुद को उसी अथॉरिटेरियन सिस्टम में ढाल लिया है जिसका उसने कभी विरोध किया था। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर एक ऐसी पार्टी पे ही सबसे वफादार लॉयलिस्ट को इस तरह यूज़ एंड थ्रो करती है, तो इसका इंडियन डेमोक्रेसी और आम वोटर्स के फ्यूचर पर आखिर क्या सिस्टम वाइड इम्पैक्ट होने वाला है। अगर रिश्ते इतने ही टॉक्सिक हैं तो आप चड्ढा को निकाल क्यों नहीं देती, या चड्ढा खुद रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते। इस हिडन ट्रूथ को समझने के लिए हमें हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को देखना होगा। आपको 2017 का कपिल मिश्रा एपिसोड याद होगा। मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट 2 करोड़ रुपए कैश लेने का आरोप लगाया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें तुरंत एक्सपेल नहीं किया, सिर्फ सस्पेंड किया था। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में एंटी डिफेक्शन लॉ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप चड्ढा को एक्सपेल करते हैं तो वो अनअटैच्ड मेंबर बन जाएंगे, पर उनकी राज्यसभा सीट बची रहेगी। पार्टी उन्हें मार्टियर नहीं बनाना चाहती, जैसे उन्होंने कुमार विश्वास के केस में अवॉइड किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर चड्ढा खुद रिज़ाइन करते हैं या ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाएगी। चड्ढा के राज्यसभा टर्म्स 2028 तक का है, इसलिए दोनों तरफ से एक कैलकुलेटेड कोल्ड वॉर चल रही है। चड्ढा इंटरनेशनली पार्टी लाइन तोड़ रहे हैं ताकि पार्टी उन्हें निकाल दे, और पार्टी उन्हें निकालने के बजाय उनकी स्पीकिंग टाइम और पावर ब्लॉक कर रही है। राघव चड्ढा समझ चुके हैं कि आप एक ऐसी सेंट्रलाइज मशीन बन चुकी है जहां नेवर आउटशाइन द मास्टर का रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। इसलिए वो अब आपको ट्रेडिशनल वोटर्स बेस से बाहर अपना एक इशू बेस्ड नॉन पार्टीसन ब्रांड बना रहे हैं। पार्लियामेंट में गिग वर्कर्स के राइट्स, 19 करोड़ रुपए की बैंक पेनल्टी और राइट टू रिकॉल जैसे मुद्दे उठाकर वो अर्बन मिडिल क्लास और जेनजी को टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली वो अपनी सीवी किसी और पॉलिटिकल घर के लिए तैयार कर रहे हैं। एज दिस यूथ एम्बिशियस टेक्नोक्रेट प्लॉट हिज नेक्स्ट मूव फ्रॉम साइडलाइंस, वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स अ बिगर क्वेश्चन। क्या ये इंटरनल सिविल वॉर सिर्फ राघव चड्ढा की कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिज्म को एक्सपोज करता है, या फिर ये मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी का एक टेरिफाइंग ट्रुथ रिवील करता है? पूरा सिस्टम आखिर कैसे बदल रहा है, आइए उस पर बात करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हमने उसी 37 ईयर ओल्ड परफेक्ट पॉलिटिशियन की बात की थी, वो लीडर जो आपके 28 डे रिचार्ज और 10 की चाय के लिए लड़ रहा था। स्टार्ट में वो सोशल मीडिया का एक लोन हीरो लग रहा था और उसकी पार्टी उसको सप्रेस करने वाली एक डिक्टेटरशिप। लेकिन अब जब आपने इस पूरे इंटरनल सिविल वॉर को समझ लिया है, तो ये ओपनिंग इमेज लिटरली पूरी तरह बदल चुकी है। अब आप जानते हैं कि वो 10 की चाय और गिग वर्कर्स पॉलिटिक्स सरकारी फाइल्स में पहले से डिसाइडेड थी, और वो हीरो इमेज एक्चुअली सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को हैक करने का एक केयरफुली क्राफ्टेड पीआर स्ट्रैटेजी थी। और दूसरी तरफ वो पार्टी जो कभी जंतर मंतर पर स्वराज और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के सपने लेकर आई थी, आज उसने अपने ही सबसे पॉपुलर नेता को सिर्फ इसलिए साइडलाइन कर दिया क्योंकि उसकी पावर का सबसे बड़ा अनरिटन रूल तोड़ दिया था, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये कहानी सिर्फ राघव चड्ढा या आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये स्टोरी पावर, सर्वाइवल और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक यूनिवर्सल सच्चाई है। आज की जनरेशन सोचती है कि अगर कोई पॉलिटिशियन हमारी भाषा बोल रहा है और रिलेटेबल वाइब्स इशू उठा रहा है, तो डेमोक्रेसी एक्चुअली जीत रही है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ डेमोक्रेसी धीरे धीरे पर्सोना क्रैकी में बदल चुकी है। हम भूल गए हैं कि रियल पॉलिटिक्स इंटरनेट पर वायरल होने में नहीं है। असली पॉलिटिक्स उन बंद कमरों में होती है जहां डिसेक्शन आवाज़ों से खामोश कर दिया जाता है और इनकन्वीनियंट डिजिटल हिस्ट्री को एक वॉशिंग मशीन में धो कर डिलीट कर दिया जाता है। सच्चाई ये है कि इस डिजिटल एज में हमने लीडर्स चुनना बंद कर दिया है। हमने बेसिकली पॉलिटिशियंस के रूप में कंटेंट क्रिएटर्स को सब्सक्राइब कर लिया है। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है
कि आप अपने फ़ोन पर एक टॉक्सिक पीआर रील को स्वाइप करके हटा सकते हैं, लेकिन अंदर से हॉलो होते हुए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं।